चलिए फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखो आज के डिस्कशन में थोड़ी सी देरी हुई। देरी क्या हुई कि हमने इसके पहले देखो आयोग और जो कमिटीज वगैरह थी वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, फिर ये गैप हो गया। गैप क्या हुआ यार, वो गलती मेरी ही थी। घुमा घुमाई के चक्कर में तबीयत थोड़ी सी खराब हुई और उससे आपका जो गैप हो गया ना, घटना सार की जो क्लासेस चल रही थी बीच में कुछ गैप भी हुआ। अब वो गैप कोशिश करेंगे कि वो इस तरीके से इतना बड़ा गैप नहीं हो। 4 से 5 दिन हो गए, आप लोगों ने भी काफी मैसेज किए कि इसको कंटिन्यू करिए, तो चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ पार्ट ही बचा हुआ है, ज्यादा कुछ वैसे रह नहीं गया है इसमें। कुछ ही आपका स्टैटिक वाला देखो जो जोड़कर हम पढ़ रहे हैं, जैसे वैसे ही यहाँ पर लास्ट का जो समसामयिकी पार्ट है, फैक्चुअल पार्ट है, इसको कंप्लीट करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि आज पूरा एक बड़ा भाग निपटाया जाएगा, लेकिन अभी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम आगे 3 से 4 दिनों में कोशिश करेंगे कि अपना घटना सार ये जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है ये कंप्लीट हो जाए। फिर जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, वहां पर कुछ प्रयास करेंगे हम लोग कि ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि हम जो स्टैटिक जो बहुत ज्यादा रिच एरियाज होते हैं मार्क के अकॉर्डिंग, जहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ज्यादा रहते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम उस पर कमांड थोड़ी सी बेहतर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो स्कोर है वो कट ऑफ से आगे जाए, है ना, कट ऑफ को क्रॉस कर सके हम। चलो फिर पहले तो हम इसको घटना सार को करते हैं। थोड़ी एनर्जी भी डाउन रहेगी आज। तो सबसे पहला क्या है आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन। अब एक बात बताओ, आप G7 शिखर सम्मेलन अगर क्लासेस की होगी आपने पीछे, तो इंटरनेशनल वाला पार्ट देखना, अंतरराष्ट्रीय जो आपका पार्ट है, दूसरा पार्ट है घटनासार का, वहां पर G7 की चर्चा बहुत अच्छे से डिटेल से की गई थी। और यहां पर यही दिया हुआ है कि यह सम्मेलन जो हुआ है, तो एक तो कहां पर हुआ है, तो आपको बताया था इटली में यह सम्मेलन हुआ है। इसके अलावा इसका स्टैटिक कुछ पार्ट, जैसे इसका जो आपका कन्वेंशनल पार्ट होता है, इसको भी वहां पर कवर किया था कि 1976 की बात होती है, जहां पर सर्वप्रथम जो विकसित राष्ट्र होते हैं, 7 विकसित राष्ट्र मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जिसे G7 आपका संगठन बोला जाता है। आगे हालांकि इसमें रूस भी शामिल होता है, परंतु 2014 में रूस यहां से निकाल के बाहर कर दिया जाता है, तो G8 से दोबारा ये G7 बन जाता है। फिर बात यहां पर हमने डिस्कस किया था पीजीआईआई को। अब यार इंटरनेशनल वाला पार्ट आप देखना जाकर के, वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब पीजीआईआई की चर्चा जो है आपकी की गई थी 49वें वाले में, सॉरी 48वें आपके G7 में। ये आपका कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो बार इसलिए चर्चा हो गई इस मैगजीन में, क्योंकि ये 50वीं सालगिरह मना रहा है। 1976 के बाद यहाँ 50 साल हो चुके हैं G7 के, तो इसीलिए 50वां जो आपका ये सम्मेलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली में हुआ है और प्रधानमंत्री जी गए थे। हैशटैग मेलोडी भी खूब चला था इसके बाद, है ना, मोदी जी 3.0 के बाद हैशटैग मेलोडी दोबारा से वायरल हुआ था, ठीक। तो देखो G7 हमें समझ में आया कहां पर हुआ है। फिर यहां पर जो 50वां है, तो 50वें के साथ साथ वहां 49वां भी बताया था, 48वां भी बताया था, है ना। 48वां आपका जर्मनी में हुआ था, रिपीट यहां हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। 48वां बताया था जर्मनी में हुआ था, 49वां जापान में हुआ था सम्मेलन, 50वां तो आपका ये इटली में है, यही जो पढ़ रहे हो। इसके बाद 51वां भी बताया था, अगला कहां पर प्रस्तावित है, कनाडा में प्रस्तावित है, ठीक है। ये पूरा आपका रिवीजन हो रहा है। यदि आपने इंटरनेशनल वाला पार्ट देख लिया होगा तो रिवाइज हो रहा होगा, अच्छे से तैयार होगा, नहीं है तो दोबारा फिर देख लेना, है ना। 2-3 बार जब आप देख लोगे सारे वीडियोस, तो घटना सार आपके जो है टिप्स पर होगी, ठीक है, पूरी की पूरी बुक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। G7 वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। दूसरा जो न्यूज है वह है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र हुआ है। देखो वनों पर जो यूनाइटेड नेशन जो फॉरेस्ट जो फोरम ऑन फॉरेस्ट है, इसका जो सत्र है 19वां है, लेकिन ये कहां पर हो रहा है, जो प्रश्न बनाया जाएगा यही पूछा जाएगा सीधा कि भैया कहां पर ये फोरम हो रहा है, आयोजित हो रहा है। तो न्यूयॉर्क में आपका ये फोरम आयोजित किया जा रहा है, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज नहीं होगी, उसके बारे में जितना जरूरी है जानना उतना ही जानना केवल, और उतना ही आप वन लाइनर में चाहो तो नोट्स अपने बना लो, चाहो तो यहां पर ही आपको हाईलाइट करके, हालांकि अभी हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट करके आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ठीक है, जितना महत्वपूर्ण है आपके लिए याद रखना। तीसरी न्यूज है भारत 6G। अब देखो जो भारत 6G है, 5G, देखिए 5G तो आपका पूरे भारत में आप देख रहे हैं, इस सेवा का प्रयोग आप भी कर रहे होंगे। तो 5G के साथ अभी भारत का जो समिट हुआ है, ये जो सम्मेलन हुआ है, ये 6G पर है। अब 6G पर भारत विचार कर रहा है कि 2030 तक, और 5G और 6G में मोटा मोटा अंतर समझो कि 6G जैसे ही लागू हो जाएगा, जो डेटा की स्पीड है आपकी 100 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 5G से 6G की स्पीड जो है 100 गुना ज्यादा है। तो सारे कार्य जो होंगे वो भी 100 गुनी रफ्तार से होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यह समझना है कि जो 5G है, इसको 6G को लेकर के भारत सरकार ने 2030 टारगेट रखा है, और 30 में भी टारगेट यह रखा है कि हम कम से कम 10% 6G का अपने देश में, यानी कि भारत में, इसको हम लागू कर देंगे, ठीक है। इसको लेकर ही अभी भारत 6G प्रदर्शनी हुई है। अब इसको थीम क्या है, विषय पर यहां पर सवाल बन सकता है। तो थीम है आपकी 5G एंड बियॉन्ड, यानी कि 5G से बियॉन्ड रह करके आपको 6G की ओर जाना होगा, और कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। और भारत 6G प्रदर्शनी के बारे में समझ लिया, क्या टारगेट है भारत
का यह समझ लिया, और 6G कितना ज्यादा तेज होता है ना, कितना 5G से बेहतर कार्य करता है यह जान लिया। बेसिक जानकारी एकदम समझो और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। अब देखो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है तो हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन होता है, ठीक है। हम लगातार देखो ईंधन की बात करते हैं कि हम जो जीवाश्म ईंधन से इसे शिफ्ट करेंगे किधर, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट कर रहे हैं या स्वच्छ ईंधन की शिफ्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में हाइड्रोजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बोले हाँ ठीक है, तो इसी को लेकर के वर्ल्ड लेवल पर जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में होता है। कहां पर हो रहा है भैया, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हो रहा है। लेकिन यहां याद रखना यहां हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है भाई, है ना। हाइड्रोजन पूरे अपने आप में स्वच्छ कब होगा, जब यह हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। बोले ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है यहां समझ लो। देखो हाइड्रोजन में भी ब्राउन हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है। इसको कैसे, हाइड्रोजन आपने ईंधन के रूप में प्रयोग किया, बोले ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन को कहां से प्राप्त किया जाता है, आपका H2O से, ठीक है। जल से आपका हाइड्रोजन को निकाला जाता है। बोले हाइड्रोजन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, अगर फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कर रहे हो, बोले आप जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हो, और आप हाइड्रोजन का यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में यूज करेंगे कार्बन का एमिशन कम करेंगे। बोले हाँ ठीक है भाई, लेकिन जब आप हाइड्रोजन बना रहे हो, H2O से हाइड्रोजन की प्राप्ति कर रहे हो, तो वहां पर अगर फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करके आप हाइड्रोजन को अलग कर रहे हो वहां से, तो आप कहीं ना कहीं कार्बन जो है कहीं ना कहीं उत्सर्जन तो कर ही रहे हो CO2 का। बोले हाँ, तो इसीलिए बोले हाइड्रोजन ना होकर के क्या होना चाहिए, ज्यादा स्वच्छ रूप में रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, H2O से जब हम हाइड्रोजन का आयन निकालते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस विधि का प्रयोग होता है। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस विधि के माध्यम से होता क्या है, यहां पर कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्वच्छ माना जाता है। इसी संदर्भ में भारत का मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो यहां पर डिस्कस भी किया गया है कि भारत सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़, इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं अगर आपने पढ़ा होगा। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तुरंत आपको देखो यहां जो समझाया गया है कि हाइड्रोजन से या ब्राउन हाइड्रोजन से बेहतर होता है ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों होता है, क्योंकि यहां जो H2O से हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है फिर इसको ईंधन के रूप में आगे प्रयोग किया जाएगा, तो बनाने के संदर्भ में भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ, और आगे जब हाइड्रोजन प्रयोग करते हो तब भी आपका CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज क्लियर। और ये न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या था कि विश्व हाइड्रोजन जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हो रहा है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हो रहा है। अगली है भैया बैठक कहां की है, अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिक संधि है इसकी सलाहकार बैठक हुई है। अंटार्कटिक कहां पर है, देखो आप जब मैप देखोगे वर्ल्ड में ग्लोबल, आप देखो विश्व का मैप देखोगे तो अंटार्कटिक आप रीजन जानते हो, साउथ में चले जाओगे एकदम साउथ पोल पे अंटार्कटिक का क्षेत्र आता है। अब यह जो अंटार्कटिक का क्षेत्र है यहां पर सभी देश मिलकर के क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। यह पहले तय हुआ एक अंटार्कटिक संधि आती है, इसको समझ लो पहले। अंटार्कटिक जो ट्रीटी आती है 1959 में सारे देश बैठते हैं, इस पर हस्ताक्षर करते हैं, और 1961 में यह लागू हो जाती है विश्व स्तर पर। यहां तय होता है कि जो अंटार्कटिक का यह क्षेत्र है इस क्षेत्र में भैया आप लोग किसी भी देश का यहां पर यह भाग नहीं होगा, ठीक है। ये नो मैंस लैंड होगा। कहने का मतलब है यहां कोई भी देश अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित करेगा, सभी का बराबर का अधिकार होगा। यहां सभी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने अपने सेंटर स्थापित करने का मौका दिया जाएगा, और सब निष्पक्ष रूप से यहां पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक। ये तय होता है इस संधि के माध्यम से। 1961 में यह संधि लागू हो जाती है, और भारत आकर के यहां पर 1983 में इसका सदस्य बनता है, हस्ताक्षर करता है। कब, 1983 में भारत के द्वारा इस अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। सारा एक एक वर्ष याद कर लेना। यूपीपीसीएस है भैया, यूपीपीसीएस जो ईयर है ना, ये ईयर भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, ये पूछ लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ईयर है, चूंकि अभी जो 46वीं अंटार्कटिक सलाहकार बैठक हुई है, इस बैठक के बाद में आपको देखो यहां से क्या समझना है, इसकी मेजबानी जो की जा रही है भारत के द्वारा की जा रही है। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, भारत के द्वारा की जा रही है, और 46वीं बैठक है ये। साथ ही भारत इसमें शामिल कब हुआ था, संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1983 में किए थे। ये सारी महत्वपूर्ण हो गई कि नहीं हो गई, बोले तो यही सारा जो डेटा है इसी डेटा से उठा करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा, आपका करंट से रिलेट करके बनाया जाएगा। तो स्टेटमेंट अगर दिया जाएगा कोई 83 की जगह वर्ष चेंज कर देगा वहां पर आपसे, है ना। फिर मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी यहां पर देखो राष्ट्रीय जो ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है, यानी कि जो नेशनल पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा ही यहां पर मेजबानी करने का जो राइट है ये दिया गया है, किसको, इस सेंटर को ही, है ना। तो अब समझ में आया। उसके बाद अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जब यहां पर भारत के द्वारा यहां हस्ताक्षर किया जाता है उसी समय भारत के द्वारा पहला जो है आपका रिसर्च सेंटर खोला जाता है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम होता है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि भारत के द्वारा जो यहां पर पहला रिसर्च सेंटर खोला गया अंटार्कटिका में, उसका नाम होता है दक्षिण गंगोत्री। लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है, दुर्भाग्यवश समझ लीजिए, यह डूब जाता है, और डूबने के बाद वर्तमान समय में अगर पूछा जाए आपसे कौन कौन से दो सेंटर हैं, मैत्री और भारती। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो भी बताई जा रही।
मैत्री और भारती दो वर्तमान समय में जो अनुसंधान केंद्र हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं भारत के, अभी कार्यरत हैं कहां पर, अंटार्कटिका में। और अगर यहां पर जो लेटेस्ट अभी बैठक हुई है, इस बैठक में बोला गया है भारत के द्वारा, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कहा है कि हम मैत्री 2, हम एक नया रिसर्च सेंटर वहां पर अभी स्थापित करेंगे, मैत्री 2। लेकिन अभी ये घोषणा की गई है, अभी वर्तमान समय में दो ही है मात्र, कौन कौन से, एक मैत्री, एक भारती, और पहला जो था दक्षिणी गंगोत्री था, जो दुर्भाग्यवश डूब जाता है हमारा रिसर्च सेंटर भारत का। ठीक है, सारी न्यूज क्लियर, पूरा क्लियर हो चुका है टॉपिक। स्टैटिक पोर्शन जितना इससे जोड़कर समझाया जा सकता था वो कोशिश की है आपको, वो भी समझ में आया होगा बेहतर। अब अगला है भैया जल मंच। विश्व जो जल मंच है ये कहां पर हुआ है, क्या यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये विश्व जल मंच कहां पर हुआ है, और ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में। देखो यहां पर दिया हुआ है इंडोनेशिया, बाली में या इसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। अब वाटर क्राइसिस जैसे जो मुद्दे हैं इनको लेकर के लगातार सारे देश देखो सब जूझ रहे हैं जल संकट से, तो इस पर चर्चा की गई है। इसीलिए साझा समृद्धि अगर करनी है, इसके लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को केंद्र में रखते हुए थीम बनाई गई है, साझा समृद्धि के लिए जल। और ये जो फोरम है, ये जल मंच है, ये कहां पर हुआ है विश्व जल मंच, बाली इंडोनेशिया में। इसीलिए जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इनको अध्यक्षीय भाषण यानी कि इनका भाषण हुआ यहाँ पर जल संकट को लेकर के या जल संरक्षण को लेकर के, स्वच्छ जल को लेकर के, है ना। ये जो यहाँ केंद्रित थे, जो जिन विषयों को केंद्र में रखा गया, जल संरक्षण, स्वच्छ जल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन, कैसे इनको मिटिगेट किया जाए जो आपकी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ चर्चा होती है, और चर्चा करने के लिए जो अध्यक्षता की जाएगी, स्वाभाविक सी बात है जब ये इंडोनेशिया में हो रहा है तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इनके द्वारा ही यहाँ पर अध्यक्षता की जाएगी और भाषण दिया जाएगा। आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। अब देखो भविष्य की ऊर्जा की बात करते हैं, भविष्य की ऊर्जा कौन सी होने वाली है, कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट तो होगी नहीं, जीवाश्म ईंधन तो होगा नहीं। भविष्य की ऊर्जा आपकी देखो नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है, या आप लगातार देखो हाइड्रोजन ईंधन की बात करते हैं, ये सारी क्या है, भविष्य की ऊर्जा है हमारी। इसी संदर्भ में आपके देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, है ना, इसी ऊर्जा पर आधारित। अब बात करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 16वां जो विश्व भविष्य ऊर्जा आधारित सम्मेलन है ये कहां पर हुआ है, अबू धाबी। अब अबू धाबी आपको पता होना चाहिए यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है आपकी अबू धाबी। यहीं पर देखो यह भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। और जितने आप अरबिक कंट्री देखोगे, अरबिक कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव नजर आता है जो आपका फ्यूचर एनर्जी को लेकर के, यानी कि देखो सबसे ज्यादा ये पेट्रोलियम वगैरह का जो प्रयोग करते हैं, ये जो अरब कंट्री है पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक देश है यूएई अपना। अब यूएई जो है, जो आपके भविष्य फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा सजग नजर आता है। तो इसीलिए देखो इसको चुना गया है। इस तरीके का जो समिट कराया जाएगा, जो शिखर सम्मेलन कराया जाएगा, वो हम यूएई के कैपिटल अबू धाबी में ही कराएंगे। ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो और याद रख सकते हो। ठीक, अब अगला है भैया राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। अब देखो यह राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव क्या होता है, जो संसद है आपका, भारतीय संसद है, इसी के केंद्रीय कक्ष में जो आपके राष्ट्रीय युवा हैं, जो पॉलिटिक्स राजनीति में बेहतर समझ रखते हैं या बेहतर मुद्दों का, है ना, बेहतर मुद्दों का चयन करते हुए आप उनकी स्पीचेस वगैरह सुनना। जब आप इस महोत्सव को देखोगे, ये जो युवा महोत्सव मनाया गया मार्च के महीने में मनाया गया, यहाँ पर क्या होता है, सारे युवा जो होते हैं ये बैठते हैं, देश के जितने महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा की जाती है। इस संदर्भ में जो थीम रखी गई है, इसकी थीम रहती है युवा अभिव्यक्ति। इनको अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है ना, युवाओं को अभिव्यक्ति करने का यहाँ पर मौका दिया जाता है, बेहतर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और वो प्लेटफॉर्म संसद से बेहतर क्या हो सकता है। तो इसी संदर्भ में आपका राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मनाया जाता है, और इसमें युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण, यह थीम रखी गई। यहीं पर आपकी जब थीम होती है युवाओं की, तो उसमें पुरस्कृत भी किया जाता है। अब पुरस्कृत में आपको फर्स्ट प्राइज जरूर याद रखना है, हरियाणा के जो यतीन दुग्गल थे, यतीन दुग्गल, ठीक है, क्या नाम था, यतीन दुग्गल, तो इनको पहला पुरस्कार मिला। अगर आपने इनकी स्पीच नहीं सुनी तो स्पीच जरूर सुनना, गूगल करना और यतीन दुग्गल नाम डालना, और वहां पर आपको इनकी स्पीच समझ में आएगी, कितनी शानदार स्पीच इन्होंने दी थी, जिसके चलते इन्हें यहाँ पर राष्ट्रीय युवा जो संसद महोत्सव में है प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण न्यूज हुई, और ये करंट की सारी न्यूज ऐसी बताई गई है जहां से प्रश्न जरूर बनाए जाएंगे आपके। अगली न्यूज है भाई विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपकी, देखो WTO। अब WTO होता क्या है, 1991 में आपको ही पता है कि हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है ना, जो आपका LPG रिफॉर्म्स हुए। अब LPG रिफॉर्म्स के बाद में
लगातार इस बात पर भी वाद विवाद होता रहता था कि वैश्विक स्तर पर जो व्यापार की एक प्रणाली बनेगी वो किस तरीके से रहे। विकसित राष्ट्रों की अपनी कुछ समस्याएं मुद्दे रहते थे, विकासशील राष्ट्रों के अपने मुद्दे रहते थे, तो एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी कि कोई एक संगठन होना चाहिए जो एक क्या करे, यूनानिमस तरीके से, है ना, एक सर्वसम्मत होकर के कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिसके चलते जो वैश्विक व्यापार है ये सुलभ तरीके से आगे बढ़ सके। बोले तो इस संदर्भ में ही 1995 की बात होती है, WTO आपका आता है जिसकी स्थापना की जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी जान लो, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में मौजूद है। तो WTO की स्थापना वर्ष 1995 में होती है, यानी कि एक संगठन बनता है और जिसका मुख्यालय जेनेवा में बनाया जाता है। तो इसी का स्ट्रक्चर है, इसी के स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी बनाई जाती है, कोई विवाद होगा उसको कैसे निपटाया जाएगा। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ना, जैसे जो मंत्री स्तरीय होते हैं, सभी देशों के मंत्री वगैरह होते हैं, वो आकर बैठते हैं और कोई निर्णय किसी भी ट्रेड को लेकर के कोई निर्णय जब लेना होता है तो यही मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस होती है यही निर्णय करती है। समझ में आया? अब ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के चलते ही जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो 13वें नंबर की, यानी कि MC जो 13 है, ये कहां पर हुई है? तो यह भी UAE की राजधानी अबू धाबी में हुई है। पीछे हमने देखा भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, वह भी अबू धाबी में। WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो भी कहां पर हुई है? अबू धाबी, UAE में हुई है। ठीक, तो ये पूरा समझाया गया है, जो इतना ज्यादा ब्रीफ में मतलब चीजें जो है पीछे से रिलेट करके इसलिए समझाई जाती हैं ताकि ये जो करंट की न्यूज है ये इजीली आपको याद हो सके। अगली भैया विश्व ऊर्जा कांग्रेस। अब देखो एनर्जी के संदर्भ में यहाँ ऊर्जा में केवल स्वच्छ ऊर्जा की नहीं, ऊर्जा के जितने भी प्रारूप होते हैं सभी प्रारूपों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है विश्व ऊर्जा कांग्रेस में। अब विश्व ऊर्जा कांग्रेस भी आपका नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुई है। ठीक है, कहां पर हुई है विश्व ऊर्जा कांग्रेस? नीदरलैंड के रॉटरडैम में। पीछे भी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन से संबंधित, देखो हमने पढ़ा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो जैसे रॉटरडैम में अगर दो कोई सम्मेलन हो रहे हैं तो रॉटरडैम लिखो, एक आप लिख लो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन यहां पर हुआ और विश्व ऊर्जा कांग्रेस भी यहां पर हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको याद भी रहेगा, नोट्स आप इसी तरीके से बनाओ। अब देखो विश्व ऊर्जा कांग्रेस आपका नीदरलैंड के रॉटरडैम में होता है और यहाँ की थीम क्या है? लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, चाहे वो लोगों के लिए हो चाहे अपने प्लेनेट के लिए हो, एनर्जी को एक नया स्वरूप देना है। ठीक है, यहां ध्यान रखना आप इसकी थीम याद रखो और कहां पर इसका आयोजन हुआ इतना याद रखो, और क्या हो रहा है इसमें ये तो समझ में आ ही गया होगा, समझा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। अब देखो यार, परमाणु ऊर्जा को लेकर के शिखर सम्मेलन यहां पर हो रहा है और ये पहला है। जहां कोई पहला आपको दिख जाए, पहले बताया, पहला जहां भी लगा हो ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है, इसके पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में देखो, चाहे इसको नाभिकीय ऊर्जा भी बोला जाता है। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखो नाभिक का प्रयोग आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो दो नाभिकों को जोड़ करके ऊर्जा बनाओ या एक नाभिक को तोड़ करके ऊर्जा बनाओ, दो ही तरीके से मिलती है। तो जो जोड़कर बनती है उसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है, जो तोड़कर बनती है उसको नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। संलयन के आधार पर देखो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा वो आपकी होती है नाभिकीय संलयन, वहां पर होता है प्रोसेस, या नाभिकीय संलयन के माध्यम से आपका हाइड्रोजन बम भी बनता है। ठीक, अब हमें यहाँ पर परमाणु ऊर्जा की बात करनी है, तो परमाणु या ऊर्जा यानी कि जो विखंडन के माध्यम से होती है। अब विखंडन दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से सुनना, एक कंट्रोल्ड होता है, एक अनकंट्रोल्ड होता है। अगर कंट्रोल्ड तरीके से विखंडन होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, यानी कि आप अगर नियंत्रित रखोगे विखंडन को तो हम ऊर्जा बनाएंगे। और अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित हो गया, तो आपको क्या होगा? तो आपको फिर एटम बम देखने को मिलेगा। तो यही देखो इसका दुष्परिणाम भी है, यही आपका बढ़िया देखो रिजल्ट भी मिलता है। इसीलिए देखो बहुत सारे देश हैं जहां पर ये थोरियम या इनको परमाणु जो ईंधन है इसको लेकर के इस पर क्या किया जाता है? आरोप लगाया, सॉरी, इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भैया आपको भले ही आप बताते हो यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, नाभिक का या एटम का प्रयोग किस लिए करेंगे? एनर्जी के लिए करेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हो? परमाणु बम बनाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हो। तो इसी संदर्भ में परमाणु ऊर्जा को लेकर के, यानी कि परमाणु का प्रयोग करो आप एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक, तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपका कहां पर हो रहा है और इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? हाँ, ये समझ लो, इसमें प्रयोग या तो यूरेनियम का किया जाता है या थोरियम का किया जाता है, यानी कि ये इंग्रेडिएंट होते हैं आपके किसके? परमाणु ऊर्जा के। तो याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है कि पहला जो आपका सम्मेलन हो रहा है परमाणु ऊर्जा पर, परमाणु ऊर्जा के लिए आपको पता है प्रयोग किया जाता है थोरियम और किसका? यूरेनियम। तो दोनों जगहों पर यम यम है ना, यूरेनियम, थोरियम। तो ऐसा ही एक देश है आपका जहां पर पहला सम्मेलन हो रहा है, बेल्जियम। ठीक है, यम यम यम, देखो तीनों जगह आपका कनेक्ट हो गया, तो आपको याद हो गया। अब याद रखना आसान रहेगा आपके लिए, जैसे आएगा आप एग्जाम में आंसर सही टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर, प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पर जो COP 14 हो रहा है। COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस होती है सभी पार्टीज की, तो 14 नंबर की चूंकि 14वीं है या इसीलिए COP 14 बोल दिया जाता है। प्रवासी पक्षी आप जानते हो क्या होता है? देखो
प्रवासी पक्षी मतलब होता है, आपको पता होगा, एक देश से इनकी कोई मतलब सीमा नहीं होती, कोई देश वगैरह, कोई एक देश में जैसे इनके विपरीत यदि परिस्थिति होती है, ये दूसरे देश में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। तो वही प्रवासियों के संरक्षण की जरूरत है। अब प्रवासियों के संरक्षण को लेकर के ही तो आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, सीएमएस के रूप में, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के रूप में भी जाना जाता है इसको। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का ही कॉप जो 14 है, ये कॉप 14 कहां पर हो रहा है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। तो इनके संरक्षण के लिए ही यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, और वो कहां पर हो रही है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही है। ठीक, इतना याद रखना आप। फिर आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। अब देखो ये दूसरा ही है, तो दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। आयुष तो आपको पता होगा, आयुष आपकी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली एक तरीके से होती है, जो ज्यादातर भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में हमारे आयुष मंत्रालय रहता है। अब आयुष का फुल फॉर्म तो कम से कम पता ही होना चाहिए, है ना, सभी को। ए का मतलब क्या है भैया, आयुर्वेद। इसमें समझ में आएगा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो आयुष के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ए का मतलब है आपका आयुर्वेद, वाई का मतलब है आपका योगा, और इस पर प्रश्न भी बनाया गया था, मेंस में क्वेश्चन आया था यहाँ पर। यू का मतलब है आपका यूनानी, एस में देखो पहले सिद्धि है, अब सोगा, रिक्बा, है ना, ये दोनों के दोनों देखो हिमालयी या जनजाति चिकित्सा प्रणालियां हैं। और एच का मतलब है आपका होम्योपैथी। तो ये आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत शामिल होती हैं। और ये दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन हो रहा है कहां पर हो रहा है भैया, दुबई में हो रहा है। ठीक है, दुबई भी आपका यूएई में आता है, आपका संयुक्त अरब अमीरात में यह देश है दुबई, जहां पर ये दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम क्या है, जो गैर संचारी यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, इनके माध्यम से देखो जीर्ण रोग, आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन, यह थीम रखी गई है। अगली न्यूज है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। पीछे जो हमने पढ़ा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव था, वो संसद महोत्सव देखो भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठाकर वहां पर युवाओं के भाषण होते हैं। और यह जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, यहाँ पर समझिए जो आपके युवा है, देखो भारत आपका जनांकी लाभांश की स्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, भारत इस समय, अब यहाँ पर जो युवा हैं, अब युवाओं के लिए क्या है, बेहतर तरीके से ज्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा इनको मौके दिए जाएं, जो इनका पोटेंशियल है उन पोटेंशियल का अधिकतम से अधिकतम यूज किया जाए। इसी संदर्भ में जो युवाओं का एक महोत्सव होता है, और ये महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। कब होता है, 12 जनवरी से आयोजित होता है। अब 12 जनवरी को क्या होता है, स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, ये 12 जनवरी को होती है। इसी संदर्भ में ही, इसी दिन इनको ही एक तरीके से समर्पित करते हुए, एक युवा के रूप में, एक आपके आइडियल आदर्श युवा के रूप में इन्हें एक तरीके से सम्मान देते हुए ही हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करते हैं। कहां पर हो रहा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नासिक महाराष्ट्र में आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम है मेरा भारत विकसित भारत @2047, युवा के लिए, यू मींस बाय द यूथ फॉर द यूथ। ठीक है, ये इस बार की थीम है, इतना बस याद रखना आप। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब हो रहा है ये समझ में आ गया। किसकी याद में होता है ये, कब होता है, तो जो आपकी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी, इसी तिथि को ही यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर वर्ष आपका होता है, आयोजित होता है। ठीक, भारत ग्लोबल जो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है, ये देखो नई दिल्ली में है। एक्सपो वगैरह आपको ज्यादातर नई दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो आपका भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। देखो भारत अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है, थोड़ा याद कर लेना, ये आपका फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम है अमृत काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, ये थीम है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है कहां पर आयोजित हो रहा है, तो फरीदाबाद में आयोजित हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखना। फिर आते हैं विंग्स इंडिया एक्सपो। अब देखो विंग्स इंडिया की बात की जा रही है, तो विंग्स का मतलब क्या होता है, उड़ना, है ना, यहाँ पर मतलब हवा, जो आपका समझिएगा, जो नागरिक उड्डयन से संबंधित होगा, उड्डयन क्षेत्र से संबंधित होगा, है ना। तो इसी संदर्भ में जो विंग्स इंडिया है, विंग्स इंडिया एक्सपो, इसका आयोजन कहां पर हुआ, हैदराबाद में। हैदराबाद में ही हवाई अड्डा है आपका बेगमपेट। ठीक है, अब बेगमपेट हवाई अड्डे पर ही इस एक्सपो का आयोजन किया गया। तो कहां हुआ, हैदराबाद में हुआ। एयरपोर्ट का नाम भी आप याद रखना, ये आपका एशिया का सबसे बड़ा जो उड्डयन कार्यक्रम है, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024। ठीक, अब इसकी थीम वही अमृतकाल से भारत को विश्व से जोड़ना। यहां भी थीम जो है अमृतकाल के अंतर्गत ही देखो आपकी रखी गई है। और जो पीछे आपने यहाँ पर थीम पढ़ी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, यहाँ भी अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो आप एक गेस भी कर सकते हो ये वर्ड देख करके, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है। ज्वेलरी ट्रेड शो देखिए आपका मुंबई में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखो, ज्वेलरी ट्रेड शो आपका मुंबई में हो रहा है। फिर अगली न्यूज है देखो, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन। अब इसको समझते हैं, CLEA जो आपका अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन हुआ है। तो बस ये कहां पर हुआ है, देखो भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बात समझते हैं कि अब यहां जानने वाली चीज जो है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में समझ लो।
देखो अटॉर्नी जनरल जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला वकील बोला जाता है, यानी कि भारत सरकार की ओर से अगर कोई पक्ष रखने के लिए जाता है तो वह अटॉर्नी जनरल जाता है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है, समझना ध्यान से। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो भी होता है, इसकी आय वगैरह, वेतन वगैरह जो भी होता है, सब निर्धारित की जाती है। ठीक, यहाँ इतना समझ में आया अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो मोटा मोटा यहाँ जाने हम, अटॉर्नी जनरल जो है अपने आप में एक संवैधानिक पद होता है, जो कि इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान में मिलता है। फिर दूसरा जो पद है सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल का जो पद है ये हमारे संविधान में नहीं है, ध्यान से रखना। यहाँ जो सॉलिसिटर जनरल है या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की बात की जाती है, इसके लिए अलग से कानून बना करके यह इसकी मदद करता है जो अटॉर्नी जनरल होता है। तो बेसिकली संविधान ऐसे पद का उल्लेख नहीं करता है। तो आपसे पूछा जाए क्या यह एक संवैधानिक पद है, तो बताना है नहीं, सॉलिसिटर जनरल का जो पद होता है ये वैधानिक पद होता है। ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से और पूछा जाता है पॉलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, कि जो आपका अटॉर्नी जनरल का पद है और सॉलिसिटर जनरल का पद है, तो यहाँ से इस बात को क्लियर रखना। फिर देखो जलवायु सम्मेलन देखते हैं। अब जलवायु सम्मेलन की जब बात की जाएगी तो यहाँ जलवायु सम्मेलन जो है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो यह जो मंत्रालय है भारत सरकार का, इस मंत्रालय के द्वारा ही जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? मुंबई में। कहां आयोजन किया गया? मुंबई में। यहाँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से कंफ्यूज मत होना। जो 1992 का जो रियो समिट था, इसके बाद आपका यूएनएफसीसी है ना, यूनाइटेड नेशन, जो आपका क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस होता है, इसका जो आपका फेडरेशन है क्लाइमेट चेंज पर, तो इसका जो है सम्मेलन होता है उसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोलते हैं। ये आपका अजरबैजान बाकू में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बार का जो सम्मेलन हुआ है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, वो अजरबैजान बाकू में हुआ है। और ये कौन सा भी है? जलवायु सम्मेलन है। ये पर्यावरण जो मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, वो भी मुंबई में किया गया। बस दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए दोनों को एक साथ बता दिया गया। और जो थीम थी वो थी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, यानी कि जो ग्रीन चेंजेस हैं इसके लिए भारत में कैसे जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाए, और सारी की सारी पॉलिसीज जो रहनी चाहिए वो पर्यावरण को केंद्र में रख के बनाई जानी चाहिए। इसीलिए जो ग्रीन चेंज है ना, हरित परिवर्तन को डिकोड करने की आवश्यकता है भारत के संदर्भ में। ठीक, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज जैसी आपदा है इससे जूझ रहे हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, चाहे वह आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसी आपदा हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब देखो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये तो हुई है आपकी दुबई में आयोजित। अब दुबई में आयोजित होने के साथ साथ यहाँ जो है गेस्ट कंट्री के रूप में किसको किसको बनाया गया है, समझो ध्यान से। अब जब यहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात होती है तो जो सभी देशों की जो सरकारें होती हैं, जो सभी राष्ट्रों की सरकारें होती हैं, इन सरकार यहाँ के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है, यहाँ बैठते हैं। कहाँ पर? दुबई में। उसी संदर्भ में जो इस बार के गेस्ट जो कंट्री थे, 3 कंट्री थे, भारत, तुर्की और कतर। अब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं भारत के संदर्भ में। तीनों देखो याद रखने हैं आपको, पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। एक तो गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई है, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट हुई है ये आपकी दुबई में हुई है। ठीक, ध्यान रखना। अब ये सारी आती हैं, सारे देश के प्रतिनिधि आते हैं और प्रतिनिधि यहाँ समझाते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो शासन हो रहा है या हमारे यहाँ की हमारी जो सरकार है वो किस तरीके से अपने देश में कार्य कर रही है, कौन से जो हमने आयोजन है, कौन से प्रयोजन है हमने सक्सेसफुली अपने यहाँ पर किए हुए हैं। तो इस संदर्भ में जब मोदी जी आते हैं तो यह अपने चर्चा करेंगे किसकी, जो भी इन्होंने अपने पिछले 2 कार्यकाल में जो भी पहले की हैं, जैसे लाइफ मिशन है, लाइफ मिशन की चर्चा करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेंगे। ठीक, सॉरी, हाँ, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेंगे, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे जो सक्सेसफुल आपके इनकी जो योजनाएं रहेंगी, प्लान्स रहेंगे, उनकी चर्चा करते हैं। तो इतने सारे, अब देखो याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर आकर के ये सब चर्चाएं की जाती हैं अपने भाषण में, है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दुबई में जब ये जाते हैं, तो इन्होंने, प्रधानमंत्री ने या भारत ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, कैसे याद रखोगे इसको, भारत ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि सभी के हाव भाव, सभी को क्या किया, कतर दिया। ठीक, सभी को कतर दिया। तो तीनों देश यहाँ याद हो गए कौन से गेस्ट थे, भारत ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, तर्क से याद किया आपने तुर्की को, और सभी को कतर दिया, तो तीसरा देश था कतर। तो 3 ही आपके गेस्ट कंट्री थे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आपके बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सम्मेलन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। आगे अब थोड़ा सा साइंस टेक वाला पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। साइंस टेक वाले पार्ट में पहला है आईआईटी बॉम्बे
और टीसीएस के द्वारा क्या किया गया है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाया गया है। अब ये न्यूज तभी आपको याद होगी जब थोड़ा सा क्वांटम टेक्नोलॉजी से परिचित हो जाओगे। देखो बहुत ब्रीफ, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझना नहीं है। जैसे जो अभी हमारा जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है वह क्वांटम टेक्नोलॉजी एक तरीके से है, तो इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन भी चलाया जा रहा है। पता होगा ना सभी को, जो राष्ट्रीय जो क्वांटम मिशन है यह टारगेट 2023 से 2031 तक का है। ये वर्ष भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। जो नेशनल क्वांटम मिशन आपका चलाया जा रहा है कब से कब तक है, 2023 से 2031 तक के लिए। तो 23 से 31 तक का वर्ष जो केंद्रित होगा किस टेक्नोलॉजी पर होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर होगा। यह भविष्य की टेक्नोलॉजी है। अभी जो कंप्यूटिंग होती है, जो जनगणना होती है वो बिट्स में होती है। अभी कंप्यूटर जनगणना कैसे करता है, बिट्स में, 0 और 1 में करता है। ठीक है, इन ब्रीफ समझो इस चीज को। फिर आगे जब क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, तो वहां पर जनगणना होगी क्यूबिट्स में। ठीक, यह भी प्रश्न बनाया जाता है। क्यूबिट्स से देखो, क्वांटम बिट्स को ही शॉर्ट में बोल दिया गया है क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स में जब जनगणना होती है तो बहुत तीव्र गति से होती है, बड़ी बड़ी जनगणनाएं बहुत चुटकियों में हो जाती हैं। साथ ही ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही माइनर लेवल पर जाकर के जनगणना करने का प्रयास करता है। इसीलिए जो ये चिप्स रहेंगी, जैसे ये जो चिप बनाई गई है आपकी आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी के द्वारा, दोनों ने मिलकर के जो माइक्रो चिप बनाई है। और माइक्रो चिप जानते हो क्या होता है ना, माइक्रो चिप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसका ब्रेन होती है। अब ब्रेन को यदि माइक्रो लेवल पर जाकर के आपने वहां क्वांटम जो चिप बना दी, अब क्वांटम चिप बनाओगे तो ज्यादा गलतियां नहीं होंगी, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। तो इस संदर्भ में यह पहल है, नेशनल क्वांटम जो मिशन है, वो जो टारगेट किया गया है, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। उसी के अंतर्गत यह एक बढ़िया इनिशिएटिव है, बढ़िया यह न्यूज है कि आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस ने दोनों ने पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाई है। समझ में आया? ये न्यूज आसान हो गई अब। और न्यूज आसान होने के साथ साथ थोड़ा सा क्वांटम मिशन के बारे में भी समझ लिया हमने, क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझ लिया। अब भारत की पहली जो स्वदेशी CAR-T शेल, अब देखो CAR-T शेल क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। CAR का फुल फॉर्म आपको पता होगा, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल होता है। अब ये कैसे थेरेपी है, पहली स्वदेशी कैसे, एक तो ये भारत की पहली है और स्वदेशी है, मतलब पहली स्वदेशी है जो थेरेपी है। थेरेपी बेसिकली उपचार पद्धति होती है कैंसर, किसी व्यक्ति को जैसे कैंसर होता है उसके उपचार हेतु रेडियोथेरेपी की जाती है, सर्जरी की जाती है ना, या फिर आपका ये इस तरीके की थेरेपी आपकी की जाती है, टी सेल थेरेपी। अब इसको समझते हैं कीमियोथेरेपी जिसको आप बोलते हो। अब कीमियोथेरेपी काफी सक्सेसफुल है। अब उसमें आपकी जो पहली स्वदेशी है वह आपकी CAR-T सेल थेरेपी है। यह न्यूज है। इसको समझने से पहले टी सेल्स आपको जो पता होना चाहिए। आपने ब्लड सेल्स तो पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा है। अब ब्लड सेल्स में आपकी देखो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यह जो न्यूज है यह आपकी डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। ठीक, बायो पढ़ना तो अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ोगे आप। अब डब्ल्यूबीसी जो आपका क्या काम करती हैं, तो आपको जो प्रतिरक्षा तंत्र देखते हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बीमारी होती है तो उससे लड़ने के लिए आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है आपके शरीर में, तो उसको प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन करने का शरीर में काम कौन करता है, ये व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसी आपकी होती हैं। यही डब्ल्यूबीसी के ही प्रकारों में एक प्रकार होता है आपका टी सेल्स का। टी सेल और बी सेल दोनों मिलकर काम करती हैं। ठीक है, टी सेल और बी सेल याद रखना, दोनों मिलकर काम करती हैं। काम कैसे करती हैं, जैसे आपकी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया घुसता है तो टी सेल्स क्या करती हैं, टी सेल्स भैया बी सेल को जगाती हैं। बी सेल मस्त सो रही होती हैं शरीर में, टी सेल बी सेल को जगाएंगी कि भाई साहब एंटीबॉडी बनाओ, कोई एक अननोन पर्सन कोई आपका एंट्री कर रहा है शरीर में, कोई वायरस आ रहा है। तो बी सेल तुरंत जगेंगी और जग करके तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगी और उस वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी। ठीक, ये होता है आपका प्रतिरक्षा तंत्र। बहुत साधारण सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझो। तो बी सेल इस तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन अब कैंसर जब होता है तो वहां टी सेल्स खत्म हो जाती हैं, है ना, टी सेल्स कमजोर पड़ जाती हैं। अब टी सेल्स जब खत्म होती हैं तो भैया एक काम बताओ, बी टी सेल्स का काम होता था भैया कि बी सेल को है जगाना है और एंटीबॉडी बनाना है। तो ना एंटीबॉडी बनेगी तो आपकी जो सेल्स हैं ये बुरी तरीके से क्या होंगी भैया, प्रभावित होंगी, है ना। कैंसर में क्या होता है, अनियंत्रित विखंडन शुरू हो जाता है सेल्स का। तो यह जो प्रोसेस है आपके शरीर में होने लगेगा, तभी आपको कैंसर, है ना, कार्सिनोजेनिक सेल्स की उत्पत्ति हो जाती है यहाँ पर। अब बात करते हैं तो टी सेल्स जब है, अब फिर यहाँ पर टी सेल थेरेपी में क्या किया जाएगा, टी सेल थेरेपी में किया जाएगा ह्यूमन के शरीर में जो स्वस्थ टी सेल्स होती हैं वो टी सेल्स निकाली जाएंगी और निकाल करके लैब ले जाई जाएंगी और लैब में आपका CAR-T सेल बनाई जाएंगी। ठीक है, CAR-T सेल बना करके दोबारा से मनुष्य के शरीर में वो डाल दी जाएंगी और दोबारा से मनुष्य के शरीर में डाली जाएंगी। तो फिर वो वही पूरा प्रोसेस करेंगी जैसे जो टी सेल्स खत्म हो चुकी होती हैं, जब टी सेल्स की संख्या वहां पर बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि यह टी सेल CAR-T सेल बढ़ाकर बना करके बहुत सारी टी सेल बना करके मनुष्य के शरीर में डाली जाएंगी और फिर वही कार्य करेंगी जो पहले एक स्वस्थ टी सेल करती थी। समझे, साधारण शब्दों में आप CAR-T सेल थेरेपी को समझ गए होंगे, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसी संदर्भ में जो भारत की पहली स्वदेशी
CAR टी सेल थेरेपी है, इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है टोक्यो विश्वविद्यालय ने क्या किया है चिली में। अब चिली आपको पता होना चाहिए है ना, साउथ अमेरिका आप जाओगे वहीं पर आपको चिली दिख जाएगा ना। अब चिली में ही आपका डेजर्ट कौन सा था, अटाकामा डेजर्ट था। इसीलिए जो वेधशाला है, इस वेधशाला का नाम भी क्या है, अटाकामा वेधशाला है। ठीक, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस भी है आपका अटाकामा डेजर्ट है, तो अटाकामा डेजर्ट के पास ही आपका ये जो वेधशाला लगाई गई है। लेकिन ये वेधशाला की खासियत क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है। अब दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है तो आप याद रख सकते हो जितनी हाइट पर जाते हो आप उतना ही चिल होता चला जाता है। ठीक है, उतने ही आप चिल होते चले जाते हो, जितनी हाइट पर जाते हो उतने चिल होते चले जाते हो, है ना, ठंड बढ़ती चली जाती है। तो चिल से आपने याद किया चिली, तो सबसे ऊंचाई पर कौन सी वेधशाला कहां पर लगी हुई है, चिली में लगी हुई है, और क्या नाम है उसका, अटाकामा वेधशाला। फिर आईआईटी जोधपुर के द्वारा छात्रों के द्वारा नैनो सेंसर। अब नैनो सेंसर क्या है, देखो नैनो सेंसर जो है ये नैनो स्तर पर नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये सेंसर बनाया गया है। और मानव के शरीर में क्या होती, बहुत सारी सेल्स होती हैं, और बहुत सारी सेल्स को एक नियंत्रित करने वाला प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस का यदि पता लगा लिया जाएगा इस सेंसर के माध्यम से, तो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के मुख्य कारण को पता लगाया जाएगा, किस कारण से यह बीमारी हो रही है, और फिर उसकी मरम्मत आसानी से की जा सकेगी। तो इस संदर्भ में यह नैनो सेंसर महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा बनाया गया भैया, ये नैनो जो है आपका आईआईटी जोधपुर के द्वारा बनाया गया है। फिर दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। अब बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल को लेकर के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में अक्सर देखो पूछा जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होता है, देखो आपको पता होगा कि जैव अपघटक, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपका अपघटित नहीं होता है पूरी तरीके से, तो वह क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक, अब जो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वो होता है कि आप जैसे एग्जांपल ले लो कागज। ठीक है, अब यहां पर आप ले सकते हो प्लास्टिक का एग्जांपल। प्लास्टिक क्या होता है, पूरी तरीके से जैव अपघटित नहीं होती है। लेकिन वहीं आप कागज को लोगे तो कागज क्या है, कुछ महीनों के बाद देखोगे आप कागज बुरी तरीके से अपघटित हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज कर दिया जाता है। जिसका डिकम्पोज पूरी तरीके से नहीं होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है उसी में आपका कागज आता है, उसी में आपका क्या है, जैसे कागज आ जाएगा आपका, है ना, लकड़ी से बना कोई भी पदार्थ आता है। तो आप समझते हैं यहाँ पर कि यह पेन क्या है, पेन कैसे, ये जो है पेन आपका 100% कैसे बायोडिग्रेडेबल हो गया। ये ऐसे हो गया कि पेन का जो बाहरी भाग है वो कागज का बना हुआ है ना, बाहरी हिस्सा बांस का बना हुआ है, और जो इसकी रिफिल वगैरह है, रिफिल भी देखो कागज से बनाई गई है। अब बांस का पेन होगा, रिफिल कागज की होगी, तो ये चीजें क्या होंगी, 100% बायोडिग्रेडेबल होगी कि नहीं होगी। इसलिए दुनिया का ये पहला पेन बना है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता के द्वारा। ये नाम याद रखना, भारत के हैं ये, और दुनिया का पहला ऐसा पेन है। फिर कम्पैक्ट जो इन्वर्टर है इस पर पेटेंट मिल गया है, किसको, आईआईटी पटना को। 20 साल के लिए देखो इसको पेटेंट मिल गया है। कम्पैक्ट इन्वर्टर क्या होता है, ये एक तरीके से अपने पोर्टेबल इन्वर्टर होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर और बैटरी दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं सिस्टम होता है इसमें, है ना। तो इसीलिए इसको कम्पैक्ट इन्वर्टर कहा जाता है, और ये बेहद आसान है, बेहद इजिली आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, ज्यादा महंगा भी नहीं है ना, और खर्चा भी कम, वजन भी कम। तो इसलिए इस पर पेटेंट मिला है किसको, आईआईटी पटना को। तो ये महत्वपूर्ण हो गया थोड़ा सा इस लिहाज से कि किसे पेटेंट प्राप्त हुआ है, तो ये आप बताओगे आईआईटी पटना को। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाया गया है। चलो ठीक है, ये न्यूज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बस इतना याद रखना, ये जो बनाया गया है एलजी के द्वारा बनाया गया है। ओएलईडी टीवी है, एलजी सिग्नेचर ओएलईडी टीवी इसका नाम है। ठीक, जो पहली ट्रांसपेरेंट टीवी दुनिया की बनी है। अब अटलांटिक जो तट है, गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया गया है। यहाँ देखो, यहाँ जरूरी है आपके लिए जानना, कम से कम यह न्यूज जैसे आई आपकी, प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया गया है, कहां पर किया गया है, अटलांटिक सागर में। अटलांटिक सागर आप जानते हो एस आकार का जो सागर बोलते हैं, अटलांटिक सागर होता है। महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए जानना प्रवाल भित्ति के बारे में। अब प्रवाल भित्ति के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। देखो प्रवाल भित्ति के लिए बहुत जो जरूरी कंडीशंस होती हैं, एक तो टेम्परेचर इनके लिए कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। समुद्र में बहुत अधिक गहराई में नहीं है पनपते हैं। क्यों नहीं भैया विकसित होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है क्या, सूर्य का प्रकाश, और बहुत गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए आपको दिखाई देगा समुद्र के तट के किनारे बहुत थोड़ी सी कम गहराई पर ही ये इनका विकास होता है। अब ये प्रवाल भित्ति होते क्या है, पहले तो ये बताओ। प्रवाल भित्ति देखो अपने आप में एक सहजीवी संबंध के साथ रह रहे होते हैं। होता क्या है यहाँ पर, जिसको आप मूंगा भी बोलते हो, होता यहाँ पर यह है कि देखो जो शैवाल होते हैं और आपका जूज एंथली बैक्टीरिया होता है। जूज एंथली आपका जो जीव होता है, इसको भोजन मिलता है शैवाल से, और जो शैवालों से क्या मिलता है जूज एंथली को,
रहने का घर मिलता है। तो इसीलिए शैवाल और जूज एंथली मिलकर के दोनों एक जगह पर रहते हैं, वही आपके प्रवाल भित्ति के रूप में, प्रवाल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रवाल है दुनिया की, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया के आपको पूर्वी तट पर ही यह फैली मिलेगी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल जो है, कौन सी है, वह है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। भारत में भी बहुत सारी प्रवाल पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में मिलेगी आपको, बन्नार की खाड़ी में, अंडमान में मिलेगी, ये कई सारे प्रवाल भारत में भी मौजूद हैं, देखने को मिलती है। तो इतना प्रवाल भित्तियों के बारे में बेसिक एकदम जानकारी बता दी गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर देखो आईआईटी कानपुर। अब आईआईटी कानपुर के बारे में यह आया है कि देश की पहली जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, इस टेक्स्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। यह सुविधा जो टेक्स्ट टनल है, इस टेक्स्ट सुविधा का विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया? बोले आईआईटी कानपुर के द्वारा यह कारनामा किया गया। उससे पहले देखो यह समझ लो, जो ये न्यूज है यहां बात की जा रही है हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल की। अब ये जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, यहाँ हाइपर वेलोसिटी के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। देखो जो साउंड है, साउंड की जो ध्वनि की जो वायु में चाल होती है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है ना, 338, जिसको 340 मोटा मोटा मान लो, तो इसी को बोला जाता है एक मैक के बराबर, इसको मानकर चला जाता है। ठीक, यहां समझना बहुत आसानी से, तो एक मैक मान लिया जाता है। तो एक मैक हो गई आपकी वायु में ध्वनि की चाल। अब ये होती है ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल से 1 से 5 गुना ज्यादा, यानी कि 5 गुना तक की चाल को अगर ज्यादा है, 1 से 5 गुना ज्यादा है, तो वह सुपरसोनिक स्पीड होती है। क्या होती है? सुपरसोनिक। सोनिक मतलब होता है आपका ध्वनि की स्पीड, और सुपरसोनिक हो गई तो 1 से 5 मैक। कितनी? ध्यान से सुनना, 1 से 5 मैक तक की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड होती है। लेकिन वही जब 5 मैक से ज्यादा स्पीड हो जाती है, तो वह स्पीड कहलाती है आपकी हाइपरसोनिक स्पीड। क्या कहलाती है? हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो यह न्यूज देखो उसी से संबंधित है कि अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हमारे पास रहती हैं, जैसे ब्रह्मोस वगैरह है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इन फ्यूचर देखो इसरो है या डीआरडीओ वगैरह के द्वारा कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, तो उसके लिए भैया हमारे पास एक टनल होना चाहिए कोई, है ना, जहां पर ये परीक्षण सुविधा आसानी से किया जा सके। तो उसी संदर्भ में ये न्यूज है कि हमने हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जो है बना ली है। किसने इसका विकास किया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब यह स्पीड जो रहेगी 5 मैक से ज्यादा रहेगी अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। क्लियर? समझ में आया? और इस जो टनल का नाम है जिगर ठंडा। याद रखना, क्या नाम है? जिगर ठंडा नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज देखते हैं, कहां गया, एक सेकेंड हाँ ठीक है, चलो फिर। अब देखो जो साइंस टेक से संबंधित न्यूज थी, वो सारी न्यूज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, हो चुकी। अब आगे जो आएगा स्पेस टेक्नोलॉजी आएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी को अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि देखो तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, फिर भी 40 मिनट का अपना वीडियो बन गया है फिर भी आप लोग बताना, देखो हो सकता है एनर्जी थोड़ी सी वीक रही हो, लेकिन कोशिश की है कि जो चीजें समझाने का प्रयास रहता है वो पहले उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है कई बार, और तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ रहती है तो फिर वो जब तक पढ़ो नहीं उसको और पढ़कर समझाओ नहीं, मजा भी नहीं आता है ऐसे कराने में। ठीक है, अगर सीधे वही आपसे पढ़ कर बोल कर बता दिया जाए कि जो बुक में लिखा है वो आप भी कर सकते हो ना, वो चीज थोड़ा आपके लिए जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा वीडियोस वगैरह देखने में। चलो फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग बताना कि भाई कैसा रहा, ये ठीक रहा है कि नहीं रहा है ना, अगर अच्छा नहीं रहा हो तो भी बताना बिल्कुल बेफिक्र होकर के। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।